आया नहीं है, प्लीज शेयर कीजिए। हाँ, अभी आ गया। हाँ दिख रहा है अभी। यस यस। अच्छा, ओके ओके, उसका ठीक है। हाँ प्रेजेंटेशन मोड आप ऑन कर दीजिए। हाँ हाँ, ओके ठीक है। तो जो आज की चर्चा है उसमें मैं नोटबंदी से तालाबंदी तक के ऊपर बात करूंगा। ये मेरा पीपीटी अंग्रेजी में है, लेकिन मैं बात हिंदी में अपनी रखूंगा। ये एज अ प्रिलिमिनरी ये मेरी दो किताबें हैं। एक ये अभी जो तालाबंदी हुई है उसके ऊपर किताब आने वाली है पेंगुइन की, और ये डीमोनेटाइजेशन पे नोटबंदी पे आ चुकी है। और ये मैं अपनी किताब में लिख रहा हूँ कि इतना बड़ा संकट भारतीय अर्थव्यवस्था में पहले कभी नहीं आया है, और जो अर्थव्यवस्था वो एकदम कोलैप्स कर रही है, और इसका सोशल और पॉलिटिकल इम्पैक्ट जो होगा वो आगे काफी समय तक वो चलता रहेगा। तो पहले मैं नोटबंदी के बारे में बताना चाहता हूँ कि नोटबंदी ने हमारे असंगठित क्षेत्र को बहुत बुरी तरह से पछाड़ दिया था, और उसके बाद फिर जीएसटी आया और एनबीएफसी का क्राइसिस आया, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज वाला। तो उन्होंने भी असंगठित क्षेत्र को बहुत बुरी तरह से हिट किया था, और अब पैंडेमिक ने किया है। तो नोटबंदी को समझने के लिए ये समझना पड़ेगा कि काले धन की अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई बात थी, कि सरकार ने कहा कि इससे काले धन की अर्थव्यवस्था पे असर पड़ेगा। तो सवाल ये उठता है कि जब भी कोई पॉलिसी लागू होती है कि वो कितनी इफेक्टिव है, पॉलिसी कितनी कारगर है, और उसका अर्थव्यवस्था पे क्या असर पड़ेगा, समाज पे क्या असर पड़ेगा। तो ये दो सवाल हर पॉलिसी के साथ जुड़े होते हैं। तो ये इसके साथ भी जुड़ा हुआ था कि नोटबंदी में क्या हुआ और कैसे हुआ। तो यहाँ पे मैं कुछ ही पॉइंट पेश करूंगा, क्योंकि बात लंबी है और वो मेरी किताबों में डिस्कस किया हुआ है, आर्टिकल में डिस्कस किया हुआ है। तो यहाँ पे थोड़ी सी बातें रखूंगा। तो पहले तो सबसे ये बात है कि जो हमारे काले धन की अर्थव्यवस्था है उसके बारे में बहुत सारे मिसपरसेप्शन है। बहुत सारे लोग मतलब समझते नहीं है कि असल में है क्या ये, और इसीलिए ये कंफ्यूजन हुआ कि लोगों ने समझा कि नोटबंदी से काले धन की अर्थव्यवस्था पे गहरा असर पड़ेगा। तो ये काले धन की अर्थव्यवस्था का आर्थिक पहलू तो है ही, लेकिन सामाजिक भी है और राजनीतिक भी पहलू है, उसको हमको तीनों को समझना पड़ेगा। तो पहला जो मिसपरसेप्शन है, जो लोग के गलत फहमी है, वो ये है कि ये सारा पब्लिक सेक्टर में होता है। जबकि प्रोफेसर कोविल ने किताब लिखी थी, प्रोफेसर कोविल लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से प्रोफेसर थे, उन्होंने 1990 में किताब लिखी थी, जिसमें उन्होंने दिखाया कि ये पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर का जॉइंट प्रोडक्ट है, ये अकेले पब्लिक सेक्टर का नहीं है। दूसरी जो गलत फहमी लोगों के दिमाग में रहती है कि काले धन की अर्थव्यवस्था सिर्फ कैश से चलती है। ये कैश से नहीं चलती है, तरह तरह से चलती है। तो इसीलिए लोगों ने सोचा कि अगर ये कैश निकल जाएगा, पैसा निकल जाएगा अर्थव्यवस्था से, वो नोटबंदी से, तो फिर काले धन की अर्थव्यवस्था खत्म हो जाएगी। लेकिन ऐसी बात नहीं है, ये तरह तरह से चलाई जाती है। इसमें सिर्फ ये नहीं कि वो सिर्फ नोटों से चलती है। दूसरी बात जो गलत फहमी एक लोगों के दिमाग में रहती है कि सारा का सारा काला धन विदेश चला गया। सरकार भी कहती थी कि विदेश में है, हम विदेश से ले आएंगे और इतना पैसा आ जाएगा कि हर परिवार को 15 लाख रुपए मिल जाएगा, इतना पैसा बाहर है। लेकिन सिर्फ 10% बाहर जाता है, 90% देश में ही रहता है। तो काले धन की अर्थव्यवस्था से जो बचत होती है वो ज्यादातर देश में ही है, और यहाँ पे उसका वो करने की जरूरत है। और अगर ये पैसा बाहर होता तो फिर नोटबंदी की क्या जरूरत थी, क्योंकि नोटबंदी तो सिर्फ रुपए के नोट को हटा रहा है, वो कोई डॉलर को, स्विस फ्रैंक को तो हटा नहीं रहा है। तो अगर पैसा ज्यादातर बाहर होता तो नोटबंदी बेकार थी, पर ये यहाँ पे ही है पैसा, इसलिए यहाँ पे ही कुछ करना पड़ेगा। तीसरी जो चीज है जिसके बाद में गलत फहमी रहती है कि ये सारा का सारा पैसा रियल एस्टेट में है। सन 2012 में प्रणब मुखर्जी जब फाइनेंस मिनिस्टर थे तो उन्होंने एक वाइट पेपर दिया था, तो उसमें यही कहा था कि जिस ज्यादा से ज्यादा पैसा रियल एस्टेट में है। तो अगर रियल एस्टेट में है तो बाहर कैसे होगा, या जैसे रियल एस्टेट है उसमें नहीं होता है, रियल एस्टेट में पैसा जो होता है वो ट्रांसफर होता है, वो बनाया नहीं जाता है वहां पे। तो ये भी एक गलत फहमी है, इसको थोड़ा विस्तार से मैंने अपनी किताब में समझाया है कि ये रियल एस्टेट जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर होता है, वो जनरेटर नहीं होता है ब्लैक का। फिर जो हमारी काले धन की अर्थव्यवस्था है कितनी बड़ी, इस पे भी बहुत तरह तरह के लोग विश्लेषण करते हैं। तो सबसे पहले कैलडोर साहब आए थे केम्ब्रिज से, उन्होंने सन 55-56 में ये बताया था कि 4 से 5% है
काले धन की अर्थव्यवस्था। और फिर जो वांचू कमेटी आई उसने 1970 का बताया कि 7% हो गई। फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी की रिपोर्ट आई, उन्होंने बताया कि 18 से 21% हो गया 1981 में। फिर मैंने अपने किताब में बताया कि सन 95-96 तक 40% हो गया। फिर मेरा EPW का आर्टिकल है, उसमें मैंने दिखाया कि ये 62% तक पहुंच गई थी 2012-13 में। तो यानी कि जब नोटबंदी हुआ तो उस समय करीब 93 लाख करोड़ रुपए की काले धन की अर्थव्यवस्था थी। और इसको समझने के लिए इस तरह से समझ सकते हैं कि जो हमारे देश में जो स्कैम्स हैं वो उनकी रफ्तार बढ़ती चली जा रही है बाकायदा। मैंने अपनी किताब में दिया है आंकड़ा सन 55 से लेके सन 96 तक। तो 50 के दशक में एक बड़ा स्कैम था, 60 के दशक में भी एक था, 70 के दशक में 2 थे, 80 के दशक में 8 थे, और फिर 91 से 96 तक 26 हो गए थे। और सन 90 के पहले जो सबसे बड़ा स्कैम था बोफोर्स का था, वो 64 करोड़ का था, जबकि 91 से लेके 96 के बीच में 13 स्कैम थे, वो 1000 करोड़ से ऊपर के थे। और सबसे बड़ा स्कैम था हर्षद मेहता वाला, जिसको जानकी रमन कमेटी रिपोर्ट में RBI की आंका था कि 3128 करोड़ रुपए का है। और फिर जो अर्थव्यवस्था है उसमें अगर आप देखें तो 4 रेट ऑफ ग्रोथ होते हैं। एक सफेद अर्थव्यवस्था का होता है, काली अर्थव्यवस्था का। तो जो मिली जुली हमारी अर्थव्यवस्था है उसमें काला सफेद दोनों है, तो जो एक्चुअल रेट ऑफ ग्रोथ है वो उसके बीच में है। लेकिन एक पोटेंशियल रेट ऑफ ग्रोथ होता है जहां पे कि काले धन की अर्थव्यवस्था ना हो, तो ये जो पोटेंशियल रेट ऑफ ग्रोथ है ये 5% ज्यादा होता है। यानी कि जब सन 70 के दशक में अर्थव्यवस्था 3.5% से चल रही थी तो हमारी अर्थव्यवस्था 8.5% हो सकती थी। अगर पिछले देखें 10 साल में अगर 7% की रफ्तार से बढ़ रही है तो 12% हो सकती थी। तो अगर हमारी अर्थव्यवस्था 5% ज्यादा रफ्तार से बढ़ती होती सन 70 के हिसाब से, तो आज वो $20 ट्रिलियन की हो जाती, यानी कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था से भी बड़ी हो जाती। और हमारी जो प्रति व्यक्ति आय है वो $14,000 हो जाती, ना कि करीब $2,000 के करीब जो आज है। तो यानी कि काले धन की अर्थव्यवस्था से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है अर्थव्यवस्था को, डेवलपमेंट थम गया है, रेट ऑफ ग्रोथ थम गया है। तो इसका असर क्या है हमारी अर्थव्यवस्था पे, ये समझने की बात है। तो इससे होता क्या है कि हमारी जो पॉलिसीज हैं, नीतियां हैं, वो फेल कर जाती हैं, वो चाहे मैक्रो पॉलिसीज हो चाहे माइक्रो पॉलिसीज हो। तो इसका असर, गलत असर हमारे प्लानिंग पे पड़ा, मॉनेटरी पॉलिसी पे पड़ा, हमारे डेवलपमेंट पे पड़ा, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि अर्थव्यवस्था आज $20 ट्रिलियन की होती है, ना कि $2.5 ट्रिलियन की होती। और इससे जो असर होता है कि जो प्रॉफिट वाले कमाने वाले होते हैं उनकी आमदनी बेतहाशा बढ़ जाती है, और जो वर्कर्स हैं उनकी आमदनी नहीं बढ़ती है। तो जो हमारे इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ज्यादा स्क्यूड हो जाता है, और इसका गलत असर हमारे प्रोडक्शन पे पड़ता है। यानी कि $2.5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था अगर $20 ट्रिलियन की होती है तो हमारा $17.5 ट्रिलियन का आउटपुट कम है। उसी तरह रोजगार में कमी आ जाती है। तो ये जो हमारा अर्थव्यवस्था है वो पोटेंशियल अपना अचीव नहीं कर पाती है काले धन की अर्थव्यवस्था की वजह से। और इन्फ्लेशन रेट बढ़ जाता है, क्योंकि जो काले धन की अर्थव्यवस्था को जनरेट करने के लिए सब जगह कॉस्ट बढ़ा दिए जाते हैं। तो जैसे जैसे कॉस्ट बढ़ते हैं तो दाम भी बढ़ जाते हैं। इससे हमारी जो फिस्कल पॉलिसीज है वो गड़बड़ जाती हैं। अगर अर्थव्यवस्था $20 ट्रिलियन की होती तो आज हमारा टैक्स GDP रेशियो बहुत ज्यादा होता। आज जो 16.5% है वो करीब 40-41% होता। तो जब भी लोग कहते हैं कि शिक्षा के लिए पैसा और चाहिए, स्वास्थ्य के लिए और चाहिए, तो सरकार कहती है कि पैसे की कमी है। तो ये पैसे की कमी इसलिए है क्योंकि काले धन की अर्थव्यवस्था से टैक्स कलेक्शन नहीं होता है, और इसीलिए बजट का एक ट्रैप है। अगर आप देखें तो आज बजट का डेफिसिट देश में करीब 7 से 10% के बीच में चलता है। पर अगर जो काले धन की अर्थव्यवस्था नहीं होती, वो सफेद होती, तो इस समय आपका टैक्स GDP रेशियो और ज्यादा होता। तो इस समय एक सरप्लस होता 20 लाख करोड़ रुपए का, न कि डेफिसिट है जो आज हमारे देश में दिखाया जाता है। तो जो सारा शॉर्टेज है रिसोर्सेज का बजट में, वो काले धन की अर्थव्यवस्था की वजह से है। तो इससे बहुत बड़ा धक्का पड़ता है, वो हर क्षेत्र में उसका धक्का पड़ता है। तो काले धन की अर्थव्यवस्था को किस तरह से हम समझें, तो इसको मैंने दिखाया है कि ये डिगिंग होल्स एंड फिलिंग होल्स, यानी कि गड्ढा खोदना और गड्ढा भरने जैसा है। इससे बहुत ज्यादा इनएफिशिएंसी बढ़ जाती है हमारे देश में, प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, और जो हमारा रेट ऑफ ग्रोथ जैसे मैंने बताया 5% कम हो जाता है। तो जब आप गड्ढा खोदते हैं और गड्ढा भरते हैं तो उस दिन आपके 2 लोग की आमदनी होती है लेकिन प्रोडक्शन 0 होता है। तो यानी कि प्रोडक्टिविटी मतलब एक्टिविटी तो है लेकिन प्रोडक्टिविटी नहीं है। तो लॉन्ग टर्म में ग्रोथ इससे सफर करता है, वो चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो। तो जैसे कि एसर की रिपोर्ट बताती है कि जो बच्चे 5वीं जमात में हैं वो दूसरी जमात की पढ़ाई नहीं कर पाते हैं,
और बच्चे जो अमीर लोग के होते हैं वो ट्यूशन करते हैं, पुलिस जो है हफ्ता कलेक्ट करने में बिजी रहती है, ना कि लॉ एंड ऑर्डर को देखने के लिए। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि सारी की सारी जो काले धन की अर्थव्यवस्था है उसका जबरदस्त असर है। अब सरकार ने सोचा कि चलो इसका हम जो नोटबंदी करके इसको खत्म कर देंगे, कि उन्होंने गलत ये सोच लिया कि ब्लैक का मतलब कैश होता है, जबकि वो जैसे मैंने कहा वो नहीं है। तो हमारी अर्थव्यवस्था में दो तरह के क्षेत्र हैं, एक संगठित क्षेत्र है और एक असंगठित क्षेत्र है। तो असंगठित क्षेत्र में 94% लोग काम करते हैं और उत्पादन 45% होता है। तो ये जो असंगठित क्षेत्र है वो कैश में काम करता है, और जैसे ही कैश की शॉर्टेज हुई उस पर जबरदस्त असर पड़ा और उसका काम एकदम से रुक गया, और इसीलिए हमारे अर्थव्यवस्था में डिमांड एकदम कम हो गई और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कम हो गया, और सारा सारा ट्रेड और कॉमर्स डिसलोकेट हो गया, और उसका असर हमारे कृषि पे भी पड़ा, बैंकिंग पे पड़ा, हमारे सरकार के फाइनेंसेस पे पड़ा। तो कुल मिला के इसका असर बहुत बड़ा हमारे अर्थव्यवस्था पे पड़ा। अब सवाल उठता है कि ये जो नोटबंदी हुई उसमें 86% जो नोट थे 17.9 लाख करोड़ के, वो हुए 15.44 लाख करोड़। तो वो जो सर्कुलेशन से बाहर हुए। अब इसमें से जो 60% नोट हैं वो तो बिजनेस के पास होते हैं, बाकी घर परिवार के पास होते हैं। अब होता क्या है कि जैसे हमने काम किया तो उससे एक आमदनी कमाते हैं, और आमदनी कमाने के बाद जो बचत होती है वही हमारा वेल्थ होती है। तो ये एक स्टॉक और फ्लो का जो डिफरेंस है कि अगर हमने पैसा निकाल भी लिया तो जो इनकम जनरेशन है वो तो रुकेगा नहीं। जैसे कि अगर मैं डॉक्टर हूँ, मैं 50 पेशेंट देखता हूँ और मैं 20 की बताता हूँ आमदनी, लेकिन 30 की नहीं बताता, तो ब्लैक इनकम जनरेट कर रहा हूँ। तो उसका पैसे से कोई लेना देना नहीं है। वो तो सिर्फ ये है कि अगर आप पैसा निकाल भी लेंगे तो और तरीके से पैसा कमा लेंगे तरह तरह से। तो आपने जो स्टॉक है उसके ऊपर असर किया, लेकिन जो फ्लो है, जो ब्लैक इनकम जनरेशन का फ्लो है, उस पर कोई असर नहीं हुआ। और फिर ये देखने की बात है कि ऐसा नहीं कि जब बहुत ज्यादा लोगों के पास कैश होता है, जैसे मैंने बताया कि 15.44 लाख करोड़ ही जो कैश था, जो टोटल कैश करेंसी जो सर्कुलेशन में थी। और अगर मान लें कि टॉप 3% यानी कि 40 मिलियन लोग, 4 करोड़ लोग वो जो ब्लैक रखते हैं, तो यानी कि 1.5 लाख करोड़ प्रति व्यक्ति पड़ेगा। तो 1.5 लाख करोड़ चाहे काला हो चाहे सफेद हो, इतना ही पड़ेगा। तो इसलिए कोई ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा काला धन सब लोग अपने घर में रखते हैं कैश के फॉर्म में। अब जो असर है नोटबंदी का वो ये हुआ कि जो अर्थव्यवस्था से पैसा निकल गया, और जो ये समझा जा रहा था कि काले धन की अर्थव्यवस्था है उस पर असर पड़ेगा, तो उसका कोई असर नहीं हुआ। तो काले धन की अर्थव्यवस्था जो है वो हमारी अर्थव्यवस्था उसी तरह चलती रही, लोग उसी तरह बनाते रहे, क्योंकि जो इनकम जनरेशन का तरीका है उस पर रोक लगाने की जरूरत थी, ना कि वो कैश पे रोक लगाने की जरूरत थी। और जब तक वो चलता रहेगा तो मैं डॉक्टर हूँ या मैं टीचर हूँ और मैं ट्यूशन करता हूँ, उसकी आमदनी नहीं बताता, या मैं बिजनेसमैन हूँ और मैं अपना जो अंडर इन्वॉइसिंग ओवर इन्वॉइसिंग करता हूँ, तो उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जो हमारे जो शेल कंपनियां हैं वो उसी तरह शेल कंपनियों के द्वारा पैसा देश से बाहर निकालना और फिर दोबारा लाना, ये सारी की सारी चीजें चलती रहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि काले धन की अर्थव्यवस्था पे कोई बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ा इसका, नोटबंदी का। अब हम आते हैं कि आज की अर्थव्यवस्था जो है उस पर क्या असर है। तो जीडीपी का जो डेटा अभी बताया कि पहले तिमाही में 23.9% गिरा, मेरा मानना है वो आंकड़ा सही नहीं है। जो गिरावट है वो 50% के आसपास रही, और उसकी वजह ये है कि जो डेटा था वो आया ही नहीं है, और इसीलिए जो ऑल्टरनेट डेटा इस्तेमाल किया गया उसके आधार पे 23.9% की गिरावट दिखाई गई है। और जो असंगठित क्षेत्र है उसका डेटा तो बिल्कुल ही नहीं आता है। तो ये जो असंगठित क्षेत्र है उसको जो सबसे ज्यादा चोट पहुंची तालाबंदी से, उसका डेटा बिल्कुल ही इसमें नहीं इंक्लूड है। यहाँ तक कि जो कृषि का भी डेटा है वो भी पूरी तरह से नहीं उपलब्ध था, जैसे कि पोल्ट्री सेक्टर है हमारा, मिल्क सेक्टर है हमारा, मीट है, बाकी जो है शुगर है, ये सारे सेक्टर पे जबरदस्त असर पड़ा। लेकिन इनके आंकड़े नहीं आए, तो हम सरकार ने ये मान लिया कि जो टारगेट था वो फुलफिल हो गया, उतना ही प्रोडक्शन हुआ। लेकिन हमको सबको पता है कि लोगों ने चिकन और एग्स खाना बंद कर दिया था, कम हो गया था, और जो दूध है उसकी बिक्री कम हो गई थी, क्योंकि होटल रेस्टोरेंट वगैरह वो बंद हो गए थे, मिठाई की दुकानें बंद हो गई थी। तो कुल मिला के हमारा जो कृषि के क्षेत्र में भी पॉजिटिव ग्रोथ नहीं थी। और ये ग्राफ दिखा रहा है कि कैसे अर्थव्यवस्था एकदम से बड़ी तेजी से गिरावट पे आई। अब बेरोजगारी की बात करें कि बेरोजगारी हुई, क्योंकि जैसे मैंने कहा असंगठित क्षेत्र है, वहां पे 94% लोग काम करते हैं, और जैसे ही लोगों का आना जाना बंद हुआ तो तुरंत वो काम सारा बंद हो गया असंगठित क्षेत्र में।
तो मेरे अनुसार करीब 20 करोड़ लोग हैं, उनका काम ठप हो गया, जबकि CMI कह रहा है कि 12.2 करोड़ लोग हैं, उनका ही काम बंद हुआ। तो यहाँ पे मैं एक डिस्टिंक्शन करता हूँ बिटवीन एम्प्लॉयमेंट एंड वर्क, यानी कि आप अगर किसी फैक्ट्री बंद हो गई है और उसके वर्कर से पूछे कि भाई आप एम्प्लॉयड हैं या नहीं एम्प्लॉयड हैं, तो कहेगा मैं एम्प्लॉयड हूँ, लेकिन वो काम पे नहीं जा रहा। उसी तरह सरकारी मुलाजिम है, वो काम पे नहीं जा रहे थे लेकिन तनख्वाह मिल रही थी, तो अगर आप उनको पूछेंगे तो कहेंगे हम तो एम्प्लॉयड हैं। और फिर जो लोग पलायन करके गांव में गए, वो तो उससे सैंपल में आए ही नहीं, क्योंकि वो तो अपने घर छोड़ के चले गए थे। तो जो बेरोजगार हुए बहुत सारे, वो तो काउंट ही नहीं हुए कि कितने लोग बेरोजगार हो गए। तो इसलिए मेरा मानना है कि CMI का आंकड़ा जो अप्रैल का था कि 12.2 करोड़ लोग का बेरोजगारी हुई, मेरे अनुसार 20 करोड़ लोग का करीब हुआ। और ये मैंने कुछ आंकड़ा दिया है कि किस तरह से मैंने ये कैलकुलेट किया है कि वो 20 करोड़ लोग की काम बंद हो गया। अब जो लॉकडाउन हुआ उसका नतीजा क्या हुआ? तो सबसे पहली बात तो यह है कि जो लॉकडाउन हुआ, वो लॉकडाउन कोई अपने आप में सोल्यूशन नहीं है। वो तो सोल्यूशन तो आएगा जब दवा आएगी, जब वो हमारा वैक्सीन आएगा, तभी जो सोल्यूशन होगा। लेकिन इससे क्या है कि जो स्प्रेड होता है डिजीज का, वो कम हो जाता है। तो इससे समय मिल जाता है, समय मिल जाता है जिससे कि हम अपना जो टेस्टिंग है और जो दवा है उसको ढूंढें, और जो टेस्टिंग को बढ़ाएं, और लोगों को समय मिल जाए कि वो अस्पताल में बहुत ज़्यादा क्राउडिंग ना हो। तो इस समय का ही जो इससे होता है, इससे कोई सोल्यूशन नहीं होता है। पर ये लॉकडाउन को इम्प्लीमेंट करना बहुत ही कठिन है, और जो ज़रूरी चीज़ें थी इम्प्लीमेंट करने के लिए वो की नहीं गई। एकदम से अनाउंस कर दिया, लोगों को समय भी नहीं मिला वापस अपने गांव जाने का, अपने जहाँ से वो आए थे। तो अगर जैसे कि हमारे यहाँ स्लम्स में, अर्बन एरिया में कहाँ 5 लोग, कहाँ 10 लोग रहते हैं एक कमरे में, तो वो तो लॉकडाउन कर नहीं सकते। 10 बाई 10 की खोली में कहाँ से 10 लोग जो है 24 घंटे बैठे रहेंगे? फिर उनके पास खाना पीना सप्लाई नहीं होता है, उनको सप्लाई के लिए बाहर जाना होता है, टॉयलेट कॉमन होता है, पानी उनको लेने जाना होता है। तो इसलिए ये जरूरी था कि लोगों को डीकंजेस्ट किया जाए। जिसको वापस जाना था उसको वापस जाने देना चाहिए था, और जो फिर रह जाता उसको जो स्कूलों में और प्लेग्राउंड में वहाँ पे टेंट कॉलोनी बना के उनको डीकंजेस्ट करना जरूरी था। उनको जो जरूरी चीजें थी वो मुहैया करानी चाहिए थी, वो जहाँ पे थे। हमारा हेल्थ सिस्टम जो बहुत ही कमजोर है, उसको बड़ी तेजी से बढ़ाने की जरूरत थी। और जो स्मॉल बिजनेस हमारे हैं, जो कॉटेज सेक्टर है, वो कोलैप्स जो कर रहा था, उसको जो है सपोर्ट देने की जरूरत है। तो ये जो स्थिति है, ये वर्ल्ड वॉर से भी बदतर है, और हमारा जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस था 2007-9 का, उससे भी ज्यादा बदतर स्थिति है। एक युद्ध जब होता है तो उस समय बेरोजगारी नहीं होती है, क्योंकि डिमांड पूरी रहती है, लोग काम करते हैं, लोग युद्ध के काम में व्यस्त रहते हैं। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या कि जबरदस्त बेरोजगारी हुई। जैसे मैंने बताया कि हमारे देश में तो 20 करोड़ लोगों की जो रोजगार खत्म हो गया और उनकी आमदनी खत्म हो गई। उसी तरह अमेरिका में भी पहले 12 हफ्ते में 4.4 करोड़ लोगों का बेरोजगारी हो गई, जो मतलब उनके यहाँ जब फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था उससे भी 3-4 गुना ज्यादा हुआ। वहां पे भी 1 साल लगा, यहाँ पे तो 12 हफ्ते में ये हो गया। ये जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस था वो तो यूजुअल बिजनेस साइकिल होता है, वहां पे डिमांड शॉर्टेज होती है। यहाँ पे सवाल डिमांड शॉर्टेज का नहीं है, यहाँ पे डिमांड शॉर्ट भी थी और सप्लाई भी डिस्टर्ब हो गई। तो ये जो डबल वैमी जिसको कहें, और वजह उसकी ये है कि हमने वॉलंटरली लॉकडाउन में उत्पादन करना बंद कर दिया। तो जब उत्पादन बंद कर दिया तो सप्लाई भी नहीं रहेगी और डिमांड भी, क्योंकि लोगों की आमदनी कम हो जाएगी तो डिमांड भी एकदम से। तो ऐसी स्थिति दुनिया में पहले कभी नहीं फेस की गई, और इसीलिए इसका असर बहुत ज्यादा पड़ा है। अब जो लॉकडाउन है उसका जो गरीब आदमी है, जो असंगठित क्षेत्र है, उस पे ऊपर असर जबरदस्त हुआ, क्योंकि लॉकडाउन का मतलब है कि आप बाहर नहीं निकल सकते। तो जो गरीब आदमी है असंगठित क्षेत्र का, वो तो रोज कमाता है, रोज खाता है, और जैसे ही उसकी आमदनी खत्म हुई तो वो एकदम से भुखमरी के कगार पे आ गया। तो वो डेस्परेट सिचुएशन में 1000 किलोमीटर 500 किलोमीटर चलने के लिए तैयार हो गया, इतनी गर्मी में, अपने बच्चों को गोदी में लिए, सामान सिर पे रखे हुए। तो बहुत ज़्यादा बुरी हालत में हमारे जो गरीब परिवार हैं, जो बेरोजगार हो गए, उन पे असर पड़ा। उसी तरह जो कॉटेज सेक्टर है, जो माइक्रो सेक्टर है, उनके पास बहुत कम सेविंग होती है। वो जितना माल रोज बेचते हैं उसी से अगले दिन खाते हैं, उसी से अपना सामान खरीदते हैं। एक हफ्ते अगर उनका काम ना हो तो उनका जो सेविंग है वो एकदम खत्म हो जाती है, और फिर वो दोबारा अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पाते हैं। तो ये जो कॉटेज सेक्टर है, इस पे जबरदस्त असर पड़ा, क्योंकि ये बात सामने आई है सर्वे में कि 80% लोग हैं जो एक हफ्ते के लिए भी अपना काम नहीं चला सकते हैं। और उसी तरह सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, जैसे कि रेहड़ी पटरी वाले हैं, जो मेसन है, टैक्सी ऑटो ड्राइवर है, जो नाई है, इन सब की भी सेविंग खत्म हो गई और ये सब परेशानी के दौर पे आ गए।
तो ये सारा कुल मिला के बड़े जबरदस्त बिजनेस फेलियर की तरफ हमारी अर्थव्यवस्था जा रही है, क्योंकि जो बिजनेस होते हैं उनको वर्किंग कैपिटल चाहिए होता है, और जब वर्किंग कैपिटल होता है तो उस पर इंटरेस्ट पे करना पड़ता है बैंकों को, और अगर आपके पास जो आमदनी नहीं आ रही है तो आप जो इंटरेस्ट पे नहीं कर पा रहे हैं। और फिर दो तरह के जब बिजनेस होते हैं, एक होते हैं जिनको हाईली लीवरेज फर्म बोलते हैं, और एक होते हैं जो कम लीवरेज होते हैं। हाईली लीवरेज फर्म वो होते हैं जिनके पास की लोन बहुत होता है उनके इक्विटी के कंपैरिजन में, तो क्योंकि लोन ज्यादा है तो उनका इंटरेस्ट पेमेंट भी ज्यादा होता है, तो वो सबसे पहले फेल करते हैं। और हमारे फाइनेंशियल सेक्टर में ये ज्यादा फर्म्स होते हैं जो हाईली लीवरेज होते हैं। जैसे ए है तो बी से बोरो करता है, बी है वो सी से बोरो करता है, सी डी से करता है, तो अगर ए बी को नहीं पे कर पाएगा तो बी सी को नहीं पे कर पाएगा, और एक के बाद एक फेलियर होने लगता है। यही हमने देखा जब लहमा ब्रदर्स का था, जब 2007 से 2009 के बीच में फाइनेंशियल क्राइसिस था, कि एक के बाद एक फाइनेंशियल सेक्टर के जो इकाइयां हैं वो फेल करने लगी थी। और इस स्थिति में रिवाइवल बड़ा अनसर्टेन हो जाता है, क्योंकि जब वर्किंग कैपिटल है उसकी कमी होती है बिजनेसेस के पास, और बैंक है वो घबराते हैं कि अगर वो लोन देंगे और तो उनका एनपीए और बढ़ जाएगा। पहले से ही एनपीए बहुत ज्यादा था हमारे अर्थव्यवस्था में, तो जो बिजनेस है जिनके पास की ज्यादा रिजर्व है वो तो किसी तरह सर्वाइव कर लेंगे, लेकिन जिनका रिजर्व ज्यादा नहीं है वो फेलियर पे आ जाएंगे। अब हमारे जो कृषि क्षेत्र है उस पर भी जबरदस्त असर पड़ा, क्योंकि जो 94% लोग हैं असंगठित क्षेत्र के, उनके पास आमदनी नहीं रही तो उनके डिमांड कम हो गई। तो जैसे देखा गया कि सब्जी और फल खेत में सड़ रहे थे, अंडा, मुर्गी, मीट, इन सब की डिमांड कम हो गई, दूध की डिमांड कम हो गई। तो जो हमारे प्रोड्यूसर हैं, जो फार्मर हैं, उनका जो प्राइस जो उनको मिल रहा था वो कम हो गया। और अभी भी देखा गया है कि अर्बन एरिया में तो दाम बढ़ा हुआ है, लेकिन रूरल एरिया में लोगों को अभी भी प्राइस नहीं मिल रहा जो मिनिमम प्राइस, सपोर्ट प्राइस उनको मिलना चाहिए। तो जो हमारा ट्रेड है उसको रेगुलेट करना जरूरी है, और सरकार को जब प्रोक्योरमेंट करके और जो शहरों में सामान बांटना चाहिए, नहीं तो ये स्थिति और बिगड़ जाएगी। अब सवाल उठता है कि रिकवरी कैसे होगी, क्योंकि अभी तो डर है कि अभी तो पहला राउंड ही नहीं खत्म हुआ, अभी भी 40-50 हजार केस रोज आ रहे हैं, और जैसे कि यूरोप और अमेरिका में हुआ, एक सेकेंड राउंड अटैक भी आता है और उसमें ज्यादा लोग की डेथ हो जाती है। तो लोग इस समय थोड़ी घबराहट है, और डिमांड अभी ज्यादा इतनी बढ़ नहीं रही, डिस्क्रिशनरी आइटम की खासकर, और इन्वेस्टमेंट भी कमजोर है। तो आरबीआई की रिपोर्ट दिखाती है कि जुलाई में कंज्यूमर सेंटिमेंट और जो बिजनेस सेंटिमेंट है वो बहुत लो था, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बहुत लो थी। तो ऐसी स्थिति में अर्थव्यवस्था जल्दी से रिकवर नहीं करती है। सरकार बार बार कह रही है कि वी शेप रिकवरी होगी, लेकिन मेरा मानना है कि जो अर्थव्यवस्था एक रबर की बॉल नहीं है कि आपने उसको जमीन पे फेंका और वो तुरंत उछल के आपके हाथ में आ जाएगी। जब इतना बेरोजगारी हो गई, लोगों की आमदनी चली गई, बिजनेस फेलियर हो रहा है, और फाइनेंशियल सेक्टर का जो कंडीशन डिटेरियोरेट कर रही है, तो अर्थव्यवस्था इतनी जल्दी बाउंस करके नहीं आएगी। तो ये ग्राफ मैं दिखा रहा हूँ, तो इसमें 4 ऑल्टरनेटिव सिनेरियो हैं कि अर्थव्यवस्था अगर 7 महीने में दोबारा पटरी पे आ जाए तब भी -25.5% की ग्रोथ होगी इस साल, और अगर 10 महीने में हो तो -29% होगा, और अगर 16 महीने में रिकवरी होती है तो -33%, और 22 महीने में तो -35.58% की ग्रोथ रेट रहेगी। यानी कि जो हमारी ग्रोथ रेट है, सरकार अभी भी आरबीआई कह रही है कि -10% होगी, लेकिन मेरा मानना है कि वो अंडर एस्टिमेट है और ये ज्यादा होगा। तो अब इस अगर अर्थव्यवस्था इतना गिरेगी तो फिर रिसोर्सेज की कमी हो जाएगी हमारे अर्थव्यवस्था में, और सरकार के पास खासकर सरकार का जो फिस्कल डेफिसिट है वो ऑलरेडी करीब 15.5% की रफ्तार से बढ़ रहा है, और अगर टैक्स रेवेन्यू है वो गिर जाएगा, क्योंकि अर्थव्यवस्था अगर 30% गिरेगी तो हमारा जो टैक्स रेवेन्यू है वो भी गिर जाएगा। तो उसकी वजह से जो हमारा डेफिसिट और 14.5% बढ़ जाएगा। और जो मैंने जैसे कहा कि अगर 20 करोड़ लोगों के काम चौपट हो गया है, चला गया है, उनको अगर हम वर्ल्ड बैंक की एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइन का आधा भी दें, यानी $1.9 का आधा दें, तो भी जो इस समय करीब 18 लाख करोड़ रुपए अतिरिक्त चाहिएगा। और जो हमारे 6 करोड़ छोटे बिजनेसेस हैं उनको सपोर्ट देने में और 3-4 लाख करोड़ रुपए चाहिएगा, तो वो भी 12.4% और हमारे जीडीपी का डेफिसिट हो जाएगा। तो कुल मिला के अगर आप देखें तो ये हो जाएगा करीब 39% का हमारा डेफिसिट रहेगा अगर हम लोगों को सपोर्ट करते हैं। तो इस समय सरकार के पास रिसोर्सेज की बहुत कमी है, और ऐसी स्थिति में सिर्फ एक सर्वाइवल पैकेज ही सरकार दे सकती है और कुछ नहीं कर सकती। तो ये जो आज की स्थिति है उसके एथिकल एस्पेक्ट्स हैं, जो सोशल जस्टिस की जरूरत है उसकी तरफ हमें ध्यान देना चाहिए कि अर्थव्यवस्था जब रिकवर करेगी तो एक न्यू नॉर्मल होगा, वो कोई पुरानी जो 2019 की अर्थव्यवस्था है उस पर नहीं जाएगी। ऑटोमेशन होगा, और जैसे एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत बड़े चेंजेस आ रहे हैं,
और फिजिकल डिस्टेंसिंग हमें रख के अपनी कैपेसिटी जो है डिफाइन करनी पड़ेगी। तो जो हमारे बेरोजगार हैं, जो हमारे असंगठित क्षेत्र के हैं, वो और भी हाशिए पे आ जाएंगे, इससे रोजगार और भी कम हो जाएगा। और जो वर्कर्स हैं उसको हमने हरदम देखा है कि वो सस्ता लेबर प्रोवाइड करे हमारे घरों के लिए, हमारे बिजनेस के लिए। तो वो स्थिति है कि वो अपना लिविंग वेज उनको नहीं मिलती है, क्योंकि अनएम्प्लॉयड जो होता है वो एक रिजर्व आर्मी ऑफ लेबर की तरह होता है। तो लिविंग वेज हमें देना बहुत ज़रूरी है। और जो वर्कर है उसको शहरों में भी वापस आएंगे तो भी काम नहीं मिलेगा, क्योंकि इस समय जो है बिजनेस है वो दोबारा रिवाइव नहीं कर रहा है। तो मैं कंक्लूड करूंगा, समय ज़्यादा हो गया है, कि अभी मशीनें भी हैं, फैक्ट्रियां भी हैं, दफ्तर भी हैं, लेकिन इकॉनमी अभी भी स्टॉल्ड है। अभी भी वो 30% पिछले साल के मुताबिक डाउन है। और जो हमारे गरीब हैं, असंगठित क्षेत्र के लोग हैं, उनके पर ज़बरदस्त असर है। उनके पास बचत बहुत कम होती है कि वो अपने आप को सपोर्ट कर पाएँ। तो हमें एक एक्सपैंडेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की ज़रूरत है। और जो हमारे हाशिए पे खड़े लोग हैं, उनकी तरफ हमारी पॉलिसी का ध्यान नहीं जाता है। जैसे कि जब ये तालाबंदी हुई तो किसी ने सोचा नहीं था कि हमारे मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस पे क्या असर पड़ेगा। तो अभी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको जो है हमें बहुत ज़्यादा सुचारू रूप से चलाना है, वहाँ पे नहीं तो ब्रेकडाउन होगा अगर सेकेंड वेव आएगा। और जो बजट है वो अब बिल्कुल बेकार हो गया, क्योंकि बजट जो था वो फॉर्मुलेट किया गया था कि 10% की बढ़त होगी अर्थव्यवस्था में। इस समय कम से कम 30% की गिरावट है, यानी 40% का बदलाव आ गया है। तो ना रिसोर्सेज उस तरह से होंगे, ना एक्सपेंडिचर होंगे। तो बजट को तुरंत रिफॉर्मुलेट करना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि गरीब आदमी को हम सपोर्ट प्रोवाइड कर सकें। और सरकार तो ज़्यादा इस समय सपोर्ट प्रोवाइड कर ही नहीं रही है। बजट से सिर्फ 2 लाख करोड़ रुपए दिया गया है, बाकी तो सारा लोन है, क्रेडिट है, इस तरह की चीज़ें हैं। तो ये जो समस्याएं आ रही हैं, ये अनइवन डेवलपमेंट की वजह से आ रही हैं। तो आगे आने वाले समय में हमें अपने जो डेवलपमेंट पैराडाइम है उसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा कि क्या हमारी इनइक्वालिटी है, हमारा ट्रेड किस तरह का हो, ओपननेस किस तरह की हो, पर्यावरण पे जो असर है वो कैसे हम उसके तरफ ध्यान दें, कैसे डी ग्रोथ की बात करें, कितना ट्रैवल होगा, शिक्षा किस तरह से होगी। यानी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर हमें ध्यान देना पड़ेगा। जो हमारा डेवलपमेंट पैराडाइम है उसके बारे में सोचना पड़ेगा। लेकिन आज जो ऑपोजिशन है उसको बिल्कुल ही डेसिमेटेड है, और जब तक कि ऑपोजिशन खड़ा नहीं होगा तो ये बातें उठेंगी नहीं और नए आइडियाज नहीं आएंगे। धन्यवाद।